नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक लेटर या सर्कुलर आया था 26 जुलाई 2023 को। ये भेजा था असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सारे सीपीएमजी को। सीपीएमजी होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सभी सर्कल्स पे, ये सर्कल के हेड होते हैं। तो इस लेटर या सर्कुलर में था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए क्या-क्या करना है जो सीजीएल 2022 के पीए से आ रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में तो बस ये लिखा था कि 13 मई को रिजल्ट आया था ईटीसी ईटीसी। और बाद में ये लिखा था कि भाई दूसरा पॉइंट ये कि इसमें जो एनेक्सर 1 में जो चाहिए होगा इम्पोर्टेंट नोटिसेस वो दे रखे हैं, तो इस लेटर में वो नहीं थे इस पीडीएफ में। तो बाद में थर्ड पॉइंट में जो थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट है वो सब इम्पोर्टेंट है अपने डिवीजन पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उसके लिए। तो इस पे लिखा हुआ है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी डिवीजन और यूनिट। यूनिट मतलब आरएमएस या सीओआरओ के केस में सीओआरओ खुद ही, और डिवीजन मतलब जो डिवीजन मिला है पीएपीओ में वही डिवीजन। तो इसका पहला पॉइंट बताता है कि नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये तीनों चेक होंगे एप्लीकेशन में जो भरा था जो हमने। तो वो होगा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मतलब 10th में जो हमारे हैं या जो 10th का सर्टिफिकेट है उससे मैच करेंगे कि आपका नेम ऑफ कैंडिडेट या फादर्स नेम या मदर्स नेम सही है या नहीं है। उस केस में अगर कोई माइनर वेरिएशन आता है तो उसकी जेन्युइननेस वो चेक कर लेंगे कि भाई कोई दूसरे आईडी प्रूफ में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देख लेंगे। और कुछ बड़ा हो, मतलब थोड़ा बीच में कुछ मिसिंग वगैरह हो, तो उस केस में वो एफिडेविट ले लेते हैं और एफिडेविट से काम चला लेते हैं। और अगर किसी ने नाम चेंज किया हो 10th के बाद, 10th जैसे 10th में कुछ और नाम है और बाद में वो कुछ और नाम से चल रहा है, तो उस केस में वो जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो मेंशन्ड होते हैं कि जो नाम चेंज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारे इसमें लगेंगे आपको, वहाँ शो करने पड़ेंगे और सबमिट भी करने पड़ेंगे। तो नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये 10th के बेसिस पे होगा। और डेट ऑफ बर्थ भी आपके जो 10th के सर्टिफिकेट में था वही होगा। और डेट ऑफ बर्थ के केस में ये कि कुछ भी मिसमैच हुआ डेट ऑफ बर्थ में, सीधा आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ के केस में ये रूल स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट में है या 10th के सर्टिफिकेट में, मेट्रिकुलेशन लेवल के सर्टिफिकेट, वही होगा। और दूसरा होने पे कैंडिडेचर कैंसिल। और तीसरा पॉइंट है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो इसमें ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए ये कहते हैं कि जो स्पेसिफाइड डेट है, जो कि स्पेसिफाइड डेट होती है क्रूशियल डेट, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट किया है। अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें ये क्रूशियल डेट मेंशन है। आगे भी ओबीसी या बाकी सर्टिफिकेट के लिए क्रूशियल डेट का आएगा। तो क्रूशियल डेट एसएससी के अकॉर्डिंग 2022 वाले सीजीएल के लिए थी 13/10/2022, 13 अक्टूबर 2022। ये 5 दिन बढ़ा था पहले, मतलब लास्ट डेट थी 8 अक्टूबर, लेकिन बाद में 5 दिन बढ़ गया था। तो अब हमारी है क्रूशियल डेट 13/10/2022। फिर अगला पॉइंट है कि जिसने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया है, तो उनकी यूनिवर्सिटी या जो भी वो है जिससे उन्होंने किया है, वो मतलब ऑथोरिटी होनी चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए उसका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से। तो वो होता ही है सारी, मतलब ऑलमोस्ट सबका। और बाद में एज रिलैक्सेशन के लिए कहा है कि जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है, उसके पास जिस बेसिस पे वो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई ओबीसी से एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है तो उसको ओबीसी, उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर बाद में उन्होंने सर्टिफिकेट के बारे में अलग-अलग पॉइंट लिखे। तो पहला पॉइंट है ओबीसी कैंडिडेट के सर्टिफिकेट के लिए। तो इन्होंने कहा जो भी गाइडलाइंस अभी एग्जिस्ट करती है, उनको फॉलो करना चाहिए। तो ओबीसी में एक मेन मुद्दा आता है क्रूशियल डेट का। तो क्रूशियल डेट तो 13/10 है, लेकिन क्रूशियल डेट के कितना पहले कितना बाद का। तो क्रूशियल डेट से 3 साल पहले तक का और 180 दिन बाद तक का। तो 180 दिन होते हैं हमारे, मतलब 13 अक्टूबर 2022 से 180 दिन होते हैं 11 अप्रैल 2023। मतलब अगर आपका 11 अप्रैल 2023 तक का बना हुआ है तब आपका ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो भी चल जाता है। मैंने सीएचएसएल वाले कैंडिडेट से बात की थी, तो ओबीसी सर्टिफिकेट में इतना इशू नहीं आता, लेकिन वो सेंट्रल का बना होना चाहिए कि उसमें लिखा होना चाहिए कि
सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये है। और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिखा होता है कि वो उसमें लिखा होना चाहिए, फादर्स नेम लिखा होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के। और SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने SC ST के लिए वो होता ही नहीं क्रूशियल डेट, वो बस सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। और इन तीनों कैटेगरी के लिए इन्होंने एक ये सर्कुलर का नाम दिया है कि ये सर्कुलर फॉलो किया जाएगा। ये सर्कुलर है ये वाला, इसमें भी लिखा हुआ है कि एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। तो और बाकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं ये PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आगे EWS का है। EWS के केस में इन्होंने इस सर्कुलर का मेंशन किया है। इस सर्कुलर ये वो सर्कुलर है जिससे EWS के बारे में बेसिक्स लिखे हुए हैं। जैसे EWS में ये लिखा हुआ है कि बाकी पढ़ा है, लेकिन जो मेन चीज़ है ये है कि क्राइटेरिया ऑफ इनकम और एसेट्स क्या होना चाहिए जिसके बेसिस पे बेसिकली जो EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो वो सब लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है। और मेन इशू आता है कि साइनिंग अथॉरिटी या इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है। कि कोई कोई कहता है मेरे SDO का है, कोई कहता है मजिस्ट्रेट का है, चलेगा नहीं चलेगा। उसके लिए इसमें एक लिस्ट दे रखी है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन हो सकता है। तो एक पॉइंट ये है, आप पॉज करके देख सकते हैं। और 2 3 4 ये सब ऑफिसर्स होते हैं, इनके साइन किए हुए या इशू किए हुए EWS सर्टिफिकेट चल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा उसमें। फिर है ESM कैंडिडेट। ESM कैंडिडेट का भी वही लिखा हुआ है कि 1 साल के क्लोजिंग डेट के 1 साल के अंदर अंदर बना हो जाना चाहिए या उससे पहले का होना चाहिए। और इसमें ये जो जनरल रूल्स के लिए ये वाला मेंशन है, जो सर्कुलर है, ये जनरल रूल जो EWS ESM ESM कैंडिडेट के लिए होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है PWBD कैंडिडेट्स के लिए, द कैंडिडेट्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। उनके लिए भी कोई डेट फिक्स नहीं होती उनके पास, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना होना चाहिए। जो भी उनका रेस्पेक्टिव डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट होता है वो बना होना चाहिए। बाकी इसके लिए भी ये एक मेंशन्ड है सर्कुलर, या आप गूगल करके या मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा ये सर्टिफिकेट मतलब ये सर्कुलर कौन सा है। फिर आगे आता है कि जो PWBD कैंडिडेट है, क्या इनको कंपनसेटरी टाइम दिया गया है। कंपनसेटरी टाइम होता है कि जो बंदों को चाहिए होता है, जो एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटे के एग्ज़ाम में 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, वो उन्होंने अवेल किया या नहीं किया। अगर उन्होंने अवेल किया है तो क्या उनके पास वो प्रोविजंस थे कि वो अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चेक किया जाता है। और बाकी जो कैंडिडेट का रिजल्ट है, रैंक है, कैटेगरी है, वो SSC की जो कमीशन की वेबसाइट है उससे मैच करेंगे, वो कर लेंगे। और जो फोटो है, सिग्नेचर है, LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये भी वो मैच करेंगे। हैंड राइटिंग मैच करेंगे, जो हमने एडमिशन सर्टिफिकेट या कमीशन कॉपी के पीछे जो हैंड राइटिंग में वो कोट कोट लिखते हैं जो आता है स्क्रीन पे, वो सब मैच करेंगे। और फिर फोटोग्राफ मैच करेंगे जो वो वहाँ पे बिठा के लेते हैं आते टाइम और जाते टाइम दोनों टाइम, तो वो भी मैच करेंगे। और फिर अगर कोई भी सस्पिशन निकलता है इन सब कोई भी डॉक्यूमेंट में, ये फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन किसी में भी, तो उसकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए वो रेफर कर देंगे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कि आप देख के बताइए ये सही है या नहीं। फिर अगला पॉइंट लिखा है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कुछ वेरिफिकेशन करते हुए सर्टिफिकेट में, डॉक्यूमेंट में, या जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है उसमें, या कास्ट के सर्टिफिकेट में, कैटेगरी के सर्टिफिकेट में कुछ भी एरर लगता है और वो क्लेम करते हैं कि वो उसका वेरीफाई कर देंगे, तो वो उसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं 2 से 3 वीक का, कि जो कैंडिडेट है वो उसको रेक्टिफाई कर दे अगर कोई मिस्टेक हो, या कोई दूसरा उसके पास पड़ा है प्रूफ तो वो प्रोड्यूस कर दे अथॉरिटी के सामने। तो ये 2 से 3 वीक देने का प्रोविजन होता है। फिर आता है कि प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ में एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। एक एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होता है। एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता, वो पुलिस वेरिफिकेशन टाइप होता है। तो ये हमको नहीं करना होता है, वो डिपार्टमेंट में जो एड्रेस देंगे वो एड्रेस के अकॉर्डिंग कर देंगे। और फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो हम मेडिकल करवा के जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनको देते हैं कि फिट एंड फाइन है। और फिर आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का इसमें इतना नहीं दिया, ये जो सर्कुलर दे रखे हैं ये भी बहुत पुराने हैं। तो एक्सटेंशन का बेसिकली होता है कि आप जेन्युइन रीज़न के साथ आप मेल करोगे तो वो उन पे डिवीज़न वालों पे डिपेंड करता है, जो डिवीज़न हेड है या जो आपको डिवीज़न मिला है उस पे, कि वो आपको एक्सटेंशन देते हैं या नहीं देते।
ये डिस्क्रिप्शन होता है उनका। और ये है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट पे आने में फेल हो जाए, जो मेल आता है कि इतने से इतनी तारीख के बीच में आपको आना आ नहीं पाए, तो उसको रिमाइंडर भेजा जाए, 2-3 बार रिमाइंडर भेजा जाए। अगर 2-3 बार रिमाइंडर में नहीं आता, बाद में उसका कैंडिडेचर कैंसिल करके डोज़ियर वापस कमीशन को भेज दी जाए। और फिर 8th पॉइंट पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्लीट प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ के दौरान अगर कुछ हो या पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ देरी हो, तो उनको तुरंत उनको ज्वाइन करवा देना चाहिए और वो फॉर्मेलिटीज़ चलती रहनी चाहिए। उनमें डी मतलब प्रोसेस में डिले नहीं आना चाहिए कि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तो तब तक ज्वाइन नहीं करवाएँगे। और फिर 9th पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसका कैंडिडेचर कैंसल कर दिया जा सकता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। ये मतलब हाइलाइट करके लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सीरियस लिया जाए। बस इतना ही था इसमें। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो जो इसमें मेंशन है, तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ये डॉक्यूमेंट समझाने में। अगर मेरे से कोई चूक या मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफ़ी। और आप कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बाय। हैव अ नाइस डे।